हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं फोर्स और उसके प्रकार। फोर्स क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको आप जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे। दोस्तों अगर आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं फोर्स होता क्या है। तो देखिए फोर्स होता क्या है दोस्तों। फोर्स का मतलब होता है बल, और फोर्स का मतलब होता है कि ये ऐसा एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के अवस्था को बदल सकता है, उसके पोजीशन को बदल सकता है, उसके साइज को बदल सकता है और उसके स्पीड को बदल सकता है। ये सारे चीज़ को बदल सकता है, ठीक है। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी भी बॉडी के शेप को बदल सकता है, साइज को बदल सकता है, उसके पोजीशन को बदल सकता है, उसके स्टेट को बदल सकता है। जिस स्टेट में है, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। और फोर्स जो होता है, सिंपली अगर हम बोले तो फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल। किसी चीज़ को खींच रहे हैं या किसी चीज़ को धकेल रहे हैं, मतलब आप उस पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फोर्स का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिएगा या उसको खींचिएगा, इसका मतलब आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फोर्स लगाने से क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ सकता है या छोटा हो सकता है, उसका जो स्टेट है, जिस स्टेट में है वो, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। ये सारा चेंज कौन लाता है, फोर्स लाता है। तो फोर्स के वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होता है, जो उसका शेप होता है, साइज होता है, उसमें परिवर्तन आ सकता है किसी कारण, फोर्स के कारण। अब याद रखिएगा, मोर फोर्स इज ऑब्टेन व्हाइल पुलिंग। अगर किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि किसी चीज़ को अगर आप धकेलते हैं तो उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो धकेलने और खींचने में अगर तुलना कीजिएगा तो खींचने में ज़्यादा फोर्स लगता है, जबकि किसी भी चीज़ को धकेलने में कम फोर्स लगता है। उसके बाद सबसे मेन याद रखिएगा दोस्तों, फोर्स में क्वांटिटी भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। इसलिए फोर्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है दोस्तों, क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स में डायरेक्शन भी होता है। किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, फोर्स कितना तरह का होता है। फोर्स के बारे में एकदम हम बेसिक लिए हैं, 6 to 12 तक जितना भी बन सकता है फोर्स से रिलेटेड सारा पॉइंट्स इसमें दिया गया है। दोस्तों फोर्स जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, तो देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में सटा हो, दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे में सटा होगा और उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम ही है कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ये फोर्स उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तबे लगेगा, तबे एग्जिस्ट करेगा जब दो बॉडी एक दूसरे में क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। जब दो बॉडी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रहेगा तो उसके बीच में जो फोर्स आएगा उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। जैसे नॉर्मल फोर्स होता है, आगे बताएंगे। नॉर्मल फोर्स जो है एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का और भी एग्जांपल देख लीजिए, मस्कुलर फोर्स, किसी चीज़ को आप मसल से, हाथ से धक्का दे रहे हैं, या फ्रिक्शन फोर्स, ये भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। सरफेस टेंशन, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। एयर का रेसिस्टेंस हो गया, यह भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। बायोन फोर्स का बात करें, ड्रैग फोर्स का बात करें, या कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोस्तों यह फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो बॉडी क्या होगा, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट का कोई ज़रूरी नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट के भी उनके बीच फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे ऐसा फोर्स जो दो ऐसे बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करता है
जो एक दूसरे के टच में नहीं है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं। बॉडी जब कांटेक्ट में रहेगा तो उसके बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और जब बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, इसका एग्जांपल ध्यान रखेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ठीक है। ये सब जो भी फोर्स हम बताए हैं ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब कि इसके बीच में दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। अब कांटेक्ट फोर्स हम लोग जो अभी जाने हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा कांटेक्ट फोर्स होता है। तो बता दिए, पहला जो है अप्लाइड फोर्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब लगेगा? किसी भी सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और वो टच में है तो इसको हम लोग बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर रख देते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल फोर्स सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट लगाएगा पहले वाले ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ऊपर रखे हैं, और नीचे जिस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो नीचे वाला जो सरफेस है दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह क्या करेगा? पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ए पर बी वाला क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स को नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ को अगर दूसरे चीज़ पर, टेबल पर, ठीक है, सरफेस पे कहीं पे भी रखते हैं तो वो सरफेस, वो टेबल जो फोर्स लगाता है उसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी चीज़ पे रखा रहेगा तो उसको नीचे की तरफ खींचता है कौन? वेट। तो नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया। नॉर्मल फोर्स याद रखिएगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और नॉर्मल फोर्स क्या करता है? मतलब ये टेबल जो है इस ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इसका मतलब यह टेबल उसको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सपोर्टिव फोर्स भी बोलते हैं, सपोर्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो होता है दोस्तों जिस ऑब्जेक्ट पर लगता है उस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट देता है ताकि वो नीचे नहीं गिरे। जैसे इस फिगर में देखिए, टेबल जो है वो ऑब्जेक्ट को रोक के रखा है, मतलब उसको सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए टेबल के द्वारा जो ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। और नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, 90 डिग्री पे लगता है। उसके बाद याद रखिएगा जो सॉलिड ग्राउंड है दोस्तों, अर्थ पर हम लोग हैं तो अर्थ क्या कर रहा है? हम लोगों पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और नॉर्मल फोर्स अगर अर्थ नहीं लगाता तो हम लोग खड़े नहीं रह पाते, गिर जाते। नॉर्मल फोर्स बता दिए दोस्तों। नॉर्मल फोर्स याद रखिएगा यह वेट जो होगा बॉडी का उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ऑब्जेक्ट का अधिक वेट होगा उस पर उतना ही नॉर्मल फोर्स लगेगा। बॉडी जितना बड़ा होगा उसका नॉर्मल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी दोस्तों एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तब एग्जिस्ट करता है जब दो सरफेस एक दूसरे के टच में आता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है दोस्तों जो हमेशा मोशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका विरोध करता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन का क्या करता है? विरोध करता है। मोशन अगर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, पॉजिटिव एक्स में, तो फ्रिक्शन जो लगेगा निगेटिव एक्स में लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और फ्रिक्शन क्यों लगता है? क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में जो रगड़ाहट होता है, ठीक है, समझे, उसके चलते फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और जितना रगड़ाहट अधिक होगा, मतलब जितना चिकना सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा, और जितना रुखापन रहेगा दो सरफेस के बीच में उतना ही अधिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स याद रखिएगा दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। अब टेंशन फोर्स क्या है? यह भी एक तरह का कॉन्टेक्ट फोर्स होता है दोस्तों। याद रखिएगा कोई भी रस्सी या कोई भी तार, कोई भी रस्सी, कोई भी तार या छड़, ये सब जब लटका होगा या इसको कोई अगर खींच रहा होगा तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा खिंचाव के चलते समझ लीजिए ये टेंशन में रहता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स कब लगेगा? जब किसी
चीज़ को, जैसे रस्सी हो गया, जंजीर हो गया, छड़ हो गया, तार हो गया, इसको लटका दीजिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट को लटका दीजिए, या इसको दो आदमी अगर खींच रहा है तो इस रस्सी में या तार में जो फोर्स आएगा उसको टेंशन फोर्स हम लोग बोलेंगे। अब याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेंशन फोर्स जो होता है दोस्तों ये हमेशा खिंचाव वाला बल होता है, पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स मतलब हो गया ये पुलिंग फोर्स होता है, ये पुशिंग फोर्स नहीं होता है, इसमें खींचने वाला बल लगता है, ठीक है, पुशिंग फोर्स नहीं लगता है। स्प्रिंग फोर्स क्या है दोस्तों, तो जो चीज़ नमड़ सकता है, जैसे स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, जो भी इलास्टिक होता है, इलास्टिक, रबर और स्प्रिंग में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा उसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। तो स्प्रिंग फोर्स तभी काम करेगा जब वस्तु नमड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए एक स्प्रिंग है, एक नमड़ने वाला वस्तु है जो शुरुआत में कुछ यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, इसको दबा दिए तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, इसको फैला दिए आगे कर दिए तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो स्प्रिंग को या स्प्रिंग जैसा जो लचीला पदार्थ हो गया उसको अगर दाबिएगा तब या उसको खींचिएगा तब उसके अंदर एक बल आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। इसके वजह से क्या करेगा, यह आपके ऊपर बल लगाएगा, दाबिएगा तब भी और इसको खींचेगा तब भी। तो दाबिएगा तब या खींचेगा तब ये हमेशा उस अवस्था में आना चाहेगा जिस अवस्था में ये ओरिजिनली था। तो रबर जिस अवस्था में है उसको खींच दीजिए, रबर फिर अपने पोजीशन पे चल जाएगा। स्प्रिंग है उसको खींच दीजिए फिर अपने पोजीशन पे चल जाएगा। तो उसको दाबिएगा तब भी अपने पोजीशन पे आ जाएगा और उसको फैलाएगा तब भी अपने पोजीशन पर आ जाएगा। और यह जो बल हो रहा है उस बल को हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जब एक मेटल स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाता है तो यह अपने जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, उससे अलग हो जाता है और इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। और यह रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, रबर को या तो खींचता है या तो बैक लाता है ताकि ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आ सके, और इस फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा स्प्रिंग फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के, कितना वो डिस्प्लेसमेंट किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग में उसके उल्टा डायरेक्शन में यह फोर्स लगता है। अगर डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग आगे खींचे हैं तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, मतलब इसको खींचेगा। यह कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, बता दिए हैं। और स्प्रिंग फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसमें किसमें पाया जाता है, इलास्टिक मटेरियल में पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स जिसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है बॉडी के बीच में। तो देखिए पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में आपको बताए थे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है दोस्तों, तो दो ऑब्जेक्ट जो होता है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है और जिस बल से खींचता है उस बल को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के केस में अर्थ और दूसरे वस्तु के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए तब, ठीक है, और इसी को हम लोग अर्थ के केस में ग्रेविटी बोलते हैं। तो दो वस्तु के बीच में जो खिंचाव बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दोस्तों याद रखिएगा वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसके मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उसके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उस दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलिए तब, या इसी को हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो मैग्नेट के बीच में या चार्ज के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज कोई पार्टिकल हो तब, या मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो आपको मालूम होगा, बेसिक चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ। जितना भी मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा, साउथ पोल रिपल करेगा, जबकि अपोजिट पोल को अगर सटाइएगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा या साउथ और नॉर्थ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जबकि
नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, धक्का लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ चार्ज। तो रुका हुआ जो चार्ज है, जो स्टैटिक है, उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? के Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है, तो फोर्स बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ऐसे चार्ज के लिए होता है जो स्टैटिक है, जो रुका हुआ है, जो मोशन में नहीं। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु अगर वह मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन में है, वो किसके कारण? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो सेंटर अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो वह फोर्स जिसके द्वारा सेंटर किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है, जबकि इसी का उल्टा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसके अपोजिट लगता है और वो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर ले जाता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ले जाएगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर ले जाएगा, बाहर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल ऑब्जेक्ट को अंदर ले आएगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाएगा। इट ऑलवेज वर्क्स टुवर्ड द सेंटर व्हाइल वेलोसिटी वर्क्स आउटवर्ड। ठीक है, इसमें याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ लाता है यह फोर्स। ठीक है, इसी पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। कोई भी प्लैनेट जैसे अर्थ हो गया, सन के चारों तरफ जो घूमता है वो किस फोर्स के वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से। उसके बाद अगर कोई रस्सी नचा रहा है, ठीक है, तो रस्सी अगर आप नचा रहा है, जैसे ये रस्सी नचा रहा है, ये रस्सी सर्कुलर मोशन में है, किसके कारण? तो वो आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, अब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जस्ट उल्टा हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का अपोजिट एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह वर्चुअल फोर्स होता है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स लगता है, जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगेगा, जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो होगा बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोस्तों दो चीज़ काम करता है। एक याद रखिएगा, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का जो दोस्तों कॉन्सेप्ट होता है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा आप खींचते हैं, जो साफ होता है, ये जो रोटेटर घूमता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होगा? कपड़ा को हमेशा वो बाहर धकेलने की कोशिश करता है, जिसके कारण कपड़ा जो होता है इसमें रगड़ाते रहता है और कपड़ा साफ हो जाता है। उसी तरह दोस्तों, ठीक है, क्रीम जो निकालते हैं हम लोग, बटर जो निकालते हैं दूध से, एक मशीन के द्वारा, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होता है जिससे हम लोग क्रीम निकालते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी किस पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आशा करते हैं ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको समझाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।